हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समास कि समास क्या होते हैं, कैसे इसे हम पहचानेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में समास के ऊपर होते हैं और हर तरीके के एग्ज़ाम में समास का एक क्वेश्चन आता ही है। और हमें परेशानी तब होती है जब हमसे समास को पहचानने के लिए कह दिया जाए और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम समास को बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं समास होता क्या है। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ नया शब्द। यदि दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, समास। बशर्ते वो नया शब्द कोई एक सार्थक शब्द हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। बात आती है अब समास के भेद। समास हमारा 6 प्रकार का होता है। पहला आता है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा बहुव्रीहि समास एंड 6 इज अव्ययी भाव समास। अब इन समास के नाम को हम कैसे याद करें, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है द्वंद्वी अबतक। द्वंद्वी अबतक, द्विगु से बना द्वंद्व, द्वि से बना द्विगु, ऐसे बना अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से क्रमधारय समास। तो अगर हमें समास के नामों को याद रखना है तो हमें एक सेंटेंस द्वंद्वी अब तक याद कर लेंगे और उस सेंटेंस को अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स वाइज याद करें तो उससे हम समास के नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकारों के बारे में कि समास के प्रकार को हम कैसे पहचानें। अगर हमें कोई समास दिया गया है और हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए समझते हैं समास को सीक्वेंसली। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले हमें उपसर्ग का पता होना चाहिए। तो उपसर्ग फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते होंगे, हमें जो समास दे रखा है उसमें उपसर्ग लगा है। शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, जैसे यथा, आ, भर, अनु, प्र, प्रति आदि, तो हम पहचान लेंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यथा संभव, इस यथा संभव समास में अगर हम इसको विग्रह करें तो यथा प्लस संभव, और यथा क्या है हमारा, यथा हमारा उपसर्ग है। तो इस समास के स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, एक उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, प्रति प्लस दिन। ठीक है, प्रति क्या हो गया यहाँ, उपसर्ग। इससे पहले हमें फ्रेंड्स उपसर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रतिदिन में पहले क्या लगा हुआ है, प्रति। प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भर पेट। भर प्लस पेट, भर क्या है हमारे पास, एक उपसर्ग है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्या है, तत्पुरुष समास। परिभाषा पढ़िए इसकी, क्या है, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यदि अगर हम दिए हुए समास को विग्रह करें और उसमें कोई भी कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, में, पर, से, तो उस समास में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। यदि दिए हुए समास का अगर हम विग्रह करें और विग्रह करने पर का, की, को, के लिए, में, पर आ जाए तो वहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ये क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह। तो इसके लिए हमें कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजपुत्र। राजपुत्र अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, राजा का पुत्र। इसका विग्रह करें क्या होगा, राजा का पुत्र। का आ गया, इसमें का क्या होता है, एक कारक चिन्ह है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। मन चाहा, यानी मन से चाहा, इसे विग्रह कीजिए, मन चाहा को, मन से चाहा, से आ गया, से क्या चीज हो गई हमारे पास, कारक चिन्ह हो गया। तो यहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आप बीती। आप पर बीती, तो पर क्या हो गया इसमें हमारा, कारक चिन्ह। तो यहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है यश प्राप्त। यश को प्राप्त, को भी हमारा कारक चिन्ह है।
तो यहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तो क्लियर है कि तत्पुरुष समास वहाँ होगा जब हम समास को विग्रह कर रहे हैं और कोई कारक चिन्ह आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या परिभाषा है इसकी? जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यदि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, विशेषता कि नीला है, लाल है, पीला है, महान है, ये सब विशेषताएं होती हैं। अगर कोई दूसरा पद प्रथम पद की विशेषता बताता है समास में, तो वह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यस के लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि दूसरे पद की तुलना हो या है जो, ये आ जाए, है जो या के समान आ जाए। अगर हम समास का विग्रह करें और विग्रह करते हुए हमारे पास आ जाए है जो या के समान, तो वहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, चंद्रमुख। इसे विग्रह कीजिए, चंद्र के समान मुख। चंद्रमुख का क्या होगा? चंद्र के समान मुख। के समान आ गया। के समान का मतलब क्या हो गया? यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कमल नयन, नयनों की क्या कही जा रही है? विशेषता बता रही है कि नयन कैसे हैं? कमल की तरह है। कमल के समान नयन, के समान आ गया, तो यहाँ कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है लाल मणि। लाल है जो मणि, है जो, गौर कीजिए, लाल है जो मणि, है जो आ गया, तो यहाँ भी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अधमरा, आधा है जो मरा, तो कौन सा समास हो गया यहाँ? कर्मधारय समास। ठीक है। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। इसमें जब हम समास का विग्रह करते हैं तो हमारे पास दो पद आते हैं, तो उन दो पदों के बीच में या तो योजक चिन्ह, ये वाला इसे बोलते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगाओ। और विग्रह जब हम कर रहे हैं तो क्या आ जाए शब्द? और आ जाए या आ जाए। ठीक है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। देखिएगा, छल कपट, यहाँ योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास वैसे भी पता चल रहा है, नहीं तो इसका अगर हम विग्रह करें तो छल और कपट और आ गया, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है माता पिता, योजक चिन्ह लगा हुआ है, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या आएगा? माता और पिता, और आ गया, तो और आने पे कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ऊंच नीच, योजक चिन्ह है, देख के पता चल रहा है द्वंद्व समास है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऊंच या नीच, तो यहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही, ये भी इजी है। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले। जिस समास में अगर प्रथम पद संख्यावाचक है तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। या अगर हम उस समास का विग्रह कर रहे हैं तो हमें समूह का पता चले। देख लेते हैं इसे उदाहरण से। त्रिकोण, देखिएगा यहाँ त्रि मीन्स होता है तीन, क्या होगा इसका अगर हम निकाले? तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का समूह, समूह आ गया, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट आता है तिरंगा। तिरंगा का अगर हम समास विग्रह करें क्या होगा? तीन रंगों का समूह, क्या होगा? तीन रंगों का समूह, तो यहाँ भी संख्या आ गई, तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। नवरात, नौ रात्रि का समूह, कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। चौराहा, चार राहों का समूह, तो यहाँ भी संख्या आ गई, कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। आई थिंक क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुव्रीहि समास। ये देखिएगा, इसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना फर्स्ट ना सेकंड, कोई भी पद यहाँ प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें एक तीसरा पद बनता है। ठीक है, यहाँ पहला या दूसरा कोई पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों पद मिलके किसी तीसरा पद को और संकेत करेंगे, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। और इसे याद करने में ज़्यादातर क्या होता है? यहाँ पे देवी देवताओं के नाम होते हैं। याद करने के लिए एक नोट कर लीजिएगा कि यहाँ क्या होते हैं? देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं बहुव्रीहि समास में। देखिएगा एग्जाम्पल में दशानन, दशानन
क्या होगा? दशानन का मतलब 10 हैं जिसके आनंद, 10 मुख हैं जिसके, क्या होगा? किसके होते हैं? रावण को, रावण को बोलते हैं ना दशानन। तो वहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर कहलाते हैं कौन? गणेश जी। मृत्युंजय, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात शिव। गंगाधर, जिन्होंने गंगा को धारण कर रखा हो, अर्थात शिव। देखिएगा यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि आपका तीसरा पद बनना है, तो वहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि समास। और एक बात याद रखिए, यहाँ ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम ही होते हैं। बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम ही होते हैं, तो अगर देवी देवता का नाम आता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास लगा सकते हैं। 90% चांस होता है कि वहाँ बहुव्रीहि समास ही होगा। ठीक है, थैंक यू।